की बात। एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर स्वागत है आपका। मेयर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन और न्यू वीडियो के लिए रोज तैयार रहे और हमारी न्यू वीडियो आती रहेगी एज ही। चतुर्वेदी, तुम दूसरों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकती। ऐशा ने अपनी बहन से शब्द दर शब्द कहा, यदि तुम ऐसा करोगी तो वह नाराज हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मुझे पता है, मैं सिर्फ परिवार के बारे में सोच रही हूँ। अगली बार नहीं होगा, बस इस बार। मेरे विश्लेषण के आधार पर ये छोटा भाई कोई बुरी आदत या दोष नहीं रखता। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह पैसा कहां से लाया। क्या मैं बैंक सिस्टम चेक करवाऊं? ऐशा चतुर्वेदी ने आजमाया। नहीं जरूरत, वे बुरा कुछ नहीं कर रहे होंगे। भले ही बुरा कर रहे हो तो भी इतना आसान नहीं है। मुझे पहले से ही एक मोटा अंदाजा है। ऐशा ने अपने हाथ में दस्तावेजों को शांति से देखा। अंतर्व्यक्तिगत संबंध कॉलम में 3 बड़े अक्षर प्रमुख हैं, गोवा क्विंचिंग। इसके कॉलम में 3 बड़े अक्षर प्रमुख हैं, गोवा क्विंचिंग। इसके साथ एक रंगीन फोटो भी आया। तुम्हें लगता है कि वह है? ऐशा चतुर्वेदी थोड़ी भ्रमित हुई। उसने अपने भाई को इतने पैसे क्यों दिए? शायद उधार दिया हो, ऐशा चतुर्वेदी ने थोड़ी अनिश्चितता से कहा। उसने शायद हमें देखने के लिए कपड़े खरीदे, जो दर्शाता है कि वह विचारशील था। इतना उधार, कोई समस्या तो नहीं होगी? ऐशा चतुर्वेदी थोड़ी चिंतित हुई। वह काफी धनी है, इसलिए शायद इस थोड़े से पैसे की परवाह न करे। शायद वह अपने भाई को दोस्त मानती हो। मेरे भाई के निजी जीवन में हस्तक्षेप मत करो। ओह ठीक है, लेकिन यह मकान मालकिन भी काफी सुंदर है। ये लड़का महिलाओं के साथ भाग्यशाली है। भाग्यवश मैं कामुक व्यक्ति नहीं हूँ, वरना कौन जानता है कितनी युवा लड़कियां बर्बाद हो जाती। ऐशा चतुर्वेदी ने विचारपूर्ण ढंग से कहा, यदि मेरा छोटा भाई थोड़ा सा झट जाए तो वह भी एक महान सौंदर्य बन सकता है। शायद वह कभी मेरी पार्टनर बन जाए। ऐशा चतुर्वेदी की बड़बड़ाहट ने ऐशा को चौंका दिया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, शरारत मत करो, वरना तुम्हारी बड़ी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारे वे गेम स्ट्रीमिंग गिल्ड एक व्यवस्था है, मैं सलाह देती हूँ कि उन्हें बंद कर दो। हाँ, तुम्हें क्या पता, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म अभी हॉट सेक्टर है। मैं भी परिवार के लिए पैसे कमा रही हूँ। ऐशा चतुर्वेदी असहमत लगी। वह कैसे नहीं जान सकती? बड़ी बहन सिर्फ शरारती है और लोगों को चिढ़ाना पसंद करती है। पैसे कमाना तो बस साइड इफेक्ट था। हालांकि उसके लाखों प्रशंसकों का कुछ मूल्य निश्चित रूप से है। अध्याय 10 मकान मालकिन के प्रति विरोधाभासी भावनाएं। संजय खन्ना को स्वाभाविक रूप से कोई अंदाजा नहीं था। वह नायर परिवार की छोटी चुड़ैल द्वारा पूरी तरह से उजागर हो चुका था। वह बहस कर रहा था कि टैक्सी से वापस जाए या मेट्रो में घुसकर। यहाँ से टैक्सी लेने में कम से कम 30 रुपये लगेंगे, मेट्रो में सिर्फ 2 रुपये। लेकिन संजय खन्ना ने अपनी सिलवाए हुए सफेद कैजुअल सूट पर नजर डाली। अभी रश आवर नहीं है तो मेट्रो ज्यादा भीड़भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए न। संजय खन्ना ने लंबे समय तक हिचकिचाया। चलो मेट्रो ही लो, इसे पहले से याद करने का तरीका मान लो। आखिरकार यदि वह एक धनी परिवार में चला गया और अमीर दूसरी पीढ़ी बन गया, मुझे डर है कि मुझे मेट्रो में घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब तक मौका है इसे जितना हो सके अनुभव कर लो। मैं अभी थोड़ा चमकदार हूँ, क्या कोई मुझसे बात करेगी? जूनियर हाई स्कूल से संजय खन्ना लड़कियों द्वारा संपर्क किए जाने से काफी परिचित है। लेकिन क्या उसके पास प्रिया शर्मा थी? पहले अधिकांश लड़कियां जब प्रिया शर्मा को देखती वे खुद को हीन महसूस करती। स्वाभाविक रूप से वे उसके साथ फ्लर्ट करने से शर्माती। हम हब लाइन कंपार्टमेंट में प्रवेश किए। अनुमान के अनुसार ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन सीटें अभी भी उपलब्ध नहीं थी। कहा जा सकता है कि गलियारा काफी चौड़ा है। सफेद घोड़े पर राजकुमार जैसा दिखने वाला संजय खन्ना स्वाभाविक रूप से हब लाइन कंपार्टमेंट में बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था। यहाँ तक कि लड़के भी ईर्ष्या से कुछ अतिरिक्त नजरें डाल रहे थे। लड़कियों का तो कहना ही क्या, वे फोन पर देखने का बहाना कर रही थी। वास्तव में वे अक्सर चुपके से संजय खन्ना को झांकती, फिर स्क्रीन से शब्द काटकर भेजती। अनुमान से वह शायद अपनी सबसे अच्छी सहेली को बता रही होगी कि आज हब लाइन कंपार्टमेंट में एक अविश्वसनीय रूपवान लड़के से मिली। संजय खन्ना शांत और संयमित रहा। छोटे पैमाने का कार्यक्रम, वह स्कूल के लालटेन फेस्टिवल पार्टी का समापन प्रदर्शन था। वह तब सबसे कठिन समय था। उसने यहाँ तक कि पैसे कमाने के लिए मेल मॉडल का पार्ट टाइम काम किया था। बेशक वह जो आप सोच रहे हैं वह नहीं, वह कपड़ों का उचित मेल मॉडल है। आप एक बार में कई $100 कमा सकते हैं। हालांकि संजय खन्ना जो स्वीकार नहीं कर सका वह था कि महिला फैशन डिजाइनर और मैनेजर उसे अनुचित रूप से छूना चलना पसंद करती थी, और उनमें से कुछ समलैंगिक हैं। इसने उसे इस पेशे से पूरी तरह दूर कर दिया। इसलिए पैसे कमाना आसान नहीं है। स्वाभाविक रूप से जहां बचत करनी हो वहां करें और जहां खर्च करना हो वहां करें। जब वह जूनियर हाई में स्कूल में रहता था तो उसके पास कैंटीन जाने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं था और उसने एक पूरी महीने एक बोतल मिर्च सॉस खाए। उसका अविश्वसनीय पिता उस समय कर्ज से छिपने चला गया था। यदि महिला क्लासमेट्स ने उसे अक्सर खाना लाकर मदद न की होती तो वह निश्चित रूप से विकास में बाधित हो जाता। जिन्होंने ऐसी कठिनाई नहीं झेली वे उसके पैसे के प्रति दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे। यहाँ तक कि एक पैसे भी पैसा है। वह कंजूस और कृपण हो सकता है या उदार और खुला हाथ वाला, यह उसके इरादों पर निर्भर करता है। जैसे कहते हैं आप इकोनॉमी रूम बुक कर सकते हैं लेकिन सुपर थिन कॉन्डोम जरूर खरीदें। हाय हैंडसम, क्या मैं ग्रीन बबल ऐड कर सकती हूँ? जैसे ही संजय खन्ना अतीत की यादों में खोया था उसके बगल से एक शर्मीली आवाज आई। संजय खन्ना ने नीचे देखा। आप उसके सिर का ऊपरी हिस्सा सीधे देख सकते हैं। वह एक जेके यूनिफॉर्म वाली लड़की है जो 1.6 मीटर से कम ऊंची लगती है। उसने चोटी बांधी हुई है। उसका चेहरा थोड़ा गोल है जो उसे काफी प्यारा बनाता है। संजय खन्ना को यह पसंद नहीं आया। प्रिया शर्मा की ऊंचाई 168 सेमी है। ओह माफ कीजिए, मेरा फोन बैटरी खत्म हो गया है। संजय खन्ना ने मुस्कुराकर सीधे मना नहीं किया। हालांकि ये कारण थोड़ा कमजोर लगता है। आपने बैटरी खत्म होने पर कोड स्कैन करके कैसे लॉगिन किया? हालांकि ये भी संभव है कि आप अंदर आने के बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। लड़की शर्मा गई और घबरा गई। लालिम उसके कानों की जड़ तक स्पष्ट रूप से फैल गई। ठीक है, सॉरी मैंने आपको परेशान किया। हाँ मैं जा रही हूँ। लड़की मूल रूप से उसका फोन नंबर मांगना चाहती थी, लेकिन संजय खन्ना की नजरों के नीचे उसके पास साहसी नहीं था। वह सिर झुकाकर एक तरफ की सीट पर दौड़ गई। वह अपनी बगल वाली लोलिता फैशन वाली सहेली से फुसफुसा रही थी। ये सिर्फ एक छोटी घटना थी। संजय खन्ना को परवाह नहीं थी, लेकिन उसके जेब में फोन लगातार कंपन कर रहा था। इससे उसे असहज महसूस हो रहा था। वह देखना चाहता था कि किसने मैसेज भेजा। क्या वह है? संजय खन्ना के दिमाग में एक कोमल और लंबी कदकाठी वाली शक्ल उभरी, इसलिए वह और सहन नहीं कर सका। चलो देखते हैं। हालांकि फोन चालू करने के बाद संजय खन्ना निराश दिखा। वह नहीं थी। पूरी स्क्रीन गोवा क्विंचिंग के बारे में पोस्ट से भरी हुई थी। 99 जोड़न रीड मैसेज। संजय खन्ना ने अधीरता से टाइप किया। क्या गड़बड़ है? इन सभी मैसेज को कैसे पढूं? यदि तुम्हें कुछ बेहतर करने को नहीं है तो नीचे स्टॉल लगाकर फोन पर स्क्रीन गार्ड लगाओ। मुझे परेशान मत करो। शायद इसलिए कि जो चीजें मैंने कल्पना की और उम्मीद की थी वे नहीं हुई। इसलिए संजय खन्ना का मूड खराब था। उसकी बोलने की शैली थोड़ी ठंडी थी। वह वास्तव में अपनी मकान मालकिन के प्रति विरोधाभासी महसूस कर रहा था। लड़कियां कभी भी बहुत प्रेम मोहित हो सकती हैं, लेकिन जबकि लड़कियां अपरिपक्व हो सकती हैं, आप अपरिपक्व नहीं हो सकते। प्रेम एक ऐसी चीज है जो अभी एक खड़ी ब्रेकअप का अनुभव कर चुका है। यह अब उसे डर पैदा कर चुका है। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मकान मालकिन के प्रति कुछ घृणा महसूस करता था। लेकिन वह जानता भी था कि मकान मालकिन वास्तव में एक बहुत दयालु और सुंदर व्यक्ति है। वह भी नया रिश्ता शुरू करने का इरादा नहीं रखता। इसके अलावा उसे लगता था कि वह प्रेम के योग्य नहीं है। हालांकि वह खुद को मकान मालकिन से पूरी तरह दूर करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। जैसे कहते हैं जो दूसरों का खाना खाता है वह उनसे बन जाता है और जो दूसरों का पैसा लेता है वह उनसे बन जाता है। शायद भविष्य में जब मेरा जीवन स्थिर हो जाए, जब मैं वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी बन जाऊं, यदि वह अभी भी जीवित हो, यदि वह अभी भी मुझसे प्यार करती हो,
फिर सोचते हैं मैं उसे 10,000 गुना भूचंद कर दूंगा। वह अब जीवन के एक चौराहे पर था और इस महत्वपूर्ण क्षण में वह वास्तव में कोई अनावश्यक परेशानी नहीं चाहता था। दूसरी ओर सोफे पर लेटी हुई काव्या रेड्डी जो संजय खन्ना को फोन पर इमोजी भेज रही थी, अचानक जम गई। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैं पहले तो बोर हो रही थी, बस देखना चाहती थी कि मेरा छोटा भाई संजय खन्ना क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि संजय खन्ना का लहजा इतना अधीर होगा। उसने वास्तव में मुझ पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। वह कैसे हिम्मत कर सकता है? परेशानी और उत्पीड़न मूल रूप से एक ही चीज है और तुम्हें दूसरों के फोन पर स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए। मैं नहीं जा रही। काव्या रेड्डी को सिसकी लेनी पड़ी। आंसू लगभग आंखों में भर आए। ठीक है, सॉरी आपको परेशान करने के लिए। काव्या रेड्डी ने होंठ काटे और थोड़े कांपते हुए ये शब्द टाइप किए। मैं भेजने के बटन को दबाना चाहती थी, सोचा, फिर सभी को डिलीट कर दिया। मैंने फिर से एक लाइन टाइप की, ठीक है, सॉरी आपको परेशान करने के लिए, अलविदा। उसने गुस्से से भेजने का बटन दबाया। तुरंत काव्या रेड्डी ने तकिए में मुंह छिपा लिया। उसके कंधे थोड़े से खुल गए। एक नर्म सिसकी सुनाई दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसने संजय खन्ना को बस एक अच्छे दोस्त के रूप में देखा जिसके साथ वह संवाद और साझा कर सकती थी। इसके अलावा डेटिंग का कोई अनुभव न होने के कारण उसके पास इस रूपवान युवक के प्रति थोड़ा सा आकर्षण निश्चित रूप से था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे भाई संजय खन्ना इतना अधीर और घृणित होगा। वह थोड़ी दुखी हो गई। वह इतनी अच्छी रही है उसके साथ, कभी भी अच्छा खाना खिलाती और यहाँ तक कि किराया माफ कर देती। वहाँ मैं बहुत दुखी हूँ। हब लाइन कंपार्टमेंट में विचारों में खोए संजय खन्ना को अचानक सिस्टम अधिसूचना मिली। काव्या रेड्डी की अनुकूलता 20, वर्तमान अनुकूलता 60। मित्रवत सलाह अनुकूलता में कमी अप्रत्याशित परिवर्तनों का कारण बन सकती है और बाकी कार्यों की रिलीज को प्रभावित कर सकती है। संजय खन्ना ने भौहें सिकुड़ी। मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने अभी कहा वह थोड़ा अधिक था। लहजा थोड़ा कठोर था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुकूलता मूल्य वास्तव में घट सकता है। क्या मुझे वापस जाने पर माफी मांगनी चाहिए? वह अनुवर्ती कार्य ने भी संजय खन्ना को गहन चिंतन में डाल दिया। जो युवा लड़की ने पहले साहस जुटाकर बात शुरू की थी, वह संजय खन्ना के हाथ में फोन को देख रही थी। वह रोषपूर्ण लग रही थी। उसके पास स्पष्ट रूप से फोन था। हालांकि संजय खन्ना ने इसकी अनदेखी की और हब लाइन कंपार्टमेंट स्टेशन से बाहर निकल गया। संजय खन्ना बिना रुके घर चला गया। रास्ते में एक सुविधा स्टोर के पास रुक गया, थोड़ा सोचा और फिर फैसला लिया। उसने एक मैचा चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी। इसकी कीमत पूरे 6 रुपये थी। ठीक है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वह आमतौर पर खुद को 5 पैसे के पुडिंग से पुरस्कृत करता है। जैसे कहते हैं, पैसा वाला आदमी हीरो है, बिना पैसे वाला कुछ नहीं। जो हर महीने मुश्किल से गुजारा करता है वह आपको खाना खिलाए, तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। जब वह दूसरे माले पर पहुंचा, संजय खन्ना ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। जैसा कि अपेक्षित था, वह घर पर थी। कौन है? काव्या रेड्डी ने सीधे दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अंदर का दरवाजा थोड़ा खोलकर सावधानी से पूछा। आखिरकार वह अकेली रहने वाली एक सुंदर महिला है, इसलिए उसके पास बुनियादी सुरक्षा जागरूकता है। नहीं, उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ लग रही है। संजय खन्ना ने तीव्रता से महसूस किया। क्या वह रो रही थी? संजय खन्ना इस भारी उदासी के प्रति बहुत संवेदनशील था। इससे उसे अपराध बोध का एक झटका लगा। मकान मालकिन, मैं हूं संजय खन्ना। माफ कीजिए, शायद पहले मेरा मूड खराब था। रिश्तों के अलावा संजय खन्ना हमेशा ऐसी व्यक्ति रहा है जो चीजों को आसानी से छोड़ सकता है। चूंकि आपने गलती स्वीकार करने का फैसला किया है, तो निर्णायक बने। परिणाम, धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। संजय खन्ना का हाथ जिसमें आइसक्रीम थी हवा में लटक गया। जो शब्द वह कहने वाला था वे गले में अटक गए। लगता है वह वास्तव में हृदय विदारक है। वह रुका। मैं फिर से दरवाजा खटखटाने वाला था, लेकिन उसके हाथ उठाने से पहले दरवाजा अचानक खुल गया। हाय छोटे भाई, क्या तुम डेट पर गए थे? तुम्हें हेयर कट भी कराया? वह सूट महंगा ही होगा। कौन सी अमीर महिला ने तुम्हारे लिए खरीदा? काव्या रेड्डी ने दरवाजा खोला और संजय खन्ना को ऊपर नीचे देखा। वह भी अपने कमरे में जाकर एक ने देखा। मुझे लगा कि मेरी आंखें थोड़ी लाल होने के अलावा कोई अन्य असामान्यता नहीं है। तभी उसने दरवाजा खोला। संजय खन्ना एक क्षण के लिए बोल यूएलईएसएस हो गया। मैंने खुद खरीदा। अमीर महिलाएं इतनी ज्यादा नहीं है। ये लो खाओ। माफ कीजिए, पहले मैंने गलत कहा। संजय खन्ना ने थोड़े गुस्से के साथ आइसक्रीम को काव्या रेड्डी के हाथ में ठूंस दिया। काव्या रेड्डी ने स्वाभाविक रूप से पकड़ लिया। ये बर्फीला ठंडा था। संजय खन्ना को ऊपर जाते देखकर उसने जल्दी कहा, हाय मैंने अभी माफ नहीं किया। तुम्हें लगता है कि सस्ती आइसक्रीम से मुझे रिश्वत दे सकते हो? संजय खन्ना की शांत आवाज गूंजी, माफ करना या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। हंफ, यह क्या रवैया है? काव्या रेड्डी ने गुस्से से पैर पटका। दरवाजा बंद किया और दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। काव्या रेड्डी ने आइसक्रीम का पैकेजिंग फाड़ा। यदि जल्दी न खाया तो पिघल जाएगी। यह मीठा स्वाद लेती। यह इतना मीठा था कि हृदय को गर्म कर दिया। काव्या रेड्डी मुस्कुरा न सकी। हंफ, इस बार माफ किया। काव्या रेड्डी ने खुद से बुदबुदाया। साथ ही वह थोड़ी भ्रमित भी थी। ये लड़का अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे कुछ समय निकालकर उससे पूछना चाहिए, कहीं वह गलत रास्ते पर न चला जाए और बाहर बुरी महिलाओं से ठगा न जाए। कुर्सी पर बैठकर अपने कपड़े समेटते हुए संजय खन्ना भी स्तब्ध था। काव्या रेड्डी की अनुकूलता जोड़ 20, वर्तमान में 80, लॉटरी ड्रॉ चांस जोड़ 1। संजय खन्ना पूरी तरह स्तब्ध था। यदि मैं सही याद कर रहा हूं तो वह कल रात लॉटरी में भाग ले चुका था और 100,000 रुपये जीता था। मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि पुरस्कार जीतने का मौका दोहराया जा सकता है। क्या ये सिस्टम बग है? संजय खन्ना आश्चर्यचकित दिखा और इसे कई बार ध्यान से देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत नहीं पढ़ा। फिर क्या मैं भविष्य में बार-बार पक्ष बदल सकता हूं? हालांकि यदि आप लगातार बुरा व्यवहार करें और अपनी बहन को नाराज करें तो उसे वापस जीतना मुश्किल हो सकता है। जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ न हो जिसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित हो। यदि उसके पास एक हो तो वह विश्वसनीय रूप से भाग्यशाली होगा। संजय खन्ना ने अपने दिमाग में योजनाएं बनानी शुरू कर दी। इस सिस्टम लूपहोल का अच्छा उपयोग कैसे करें ताकि अमीर बने और जीवन की चोटी पर पहुंचे। यदि वह एक दिन उठे और सब कुछ ठीक हो गया तो रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालांकि ये किसी की भावनाओं के साथ खेलने जैसा लगता है। भूल जाओ, मुझे इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए जब तक कि मैं वास्तव में इतना गरीब न हो जाऊं कि खाना भी न खरीद सकूं। क्या अध्याय 11 में मिला पहला स्किल कार्ड वास्तव में इतना बेकार है? संजय खन्ना मूल रूप से अपनी चीजें पैक करना चाहता था। हालांकि ये ब्रांडेड कपड़े जो 10,000 रुपए के हैं, इन्हें मनमाने ढंग से धोया नहीं जा सकता। चमकदार सफेद सूट बदलकर और इसे कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर संजय खन्ना और सहन नहीं कर सका। वह पहले लॉटरी आजमाना चाहता था। ये दूसरी बार लॉटरी है तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए। सबसे अच्छा तो कोई मार्शल आर्ट्स मैनुअल या ऐसा कुछ मिले। यदि सब विफल हो जाए तो कुछ मिलियन ठीक है। संजय खन्ना अब पैसे के प्रति व्यस्त है। अपने दिमाग में लकी व्हील को देखकर संजय खन्ना ने हाथ रगड़े उत्सुकता से। जैसे ही वह लॉटरी ऑर्डर देने वाला था उसे कुछ और याद आया। वह जल्दी बाथरूम में दौड़ गया और हाथ धोए। उसने एक मच्छर भगाने वाली कोयल भी जलाई। पूछने की जरूरत नहीं, जैसे प्राचीन कहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले स्नान और धूप जलाएं। एक बार सब तैयार हो गया, संजय खन्ना ने लॉटरी शुरू करने का आदेश दिया। उसकी चिंतित और अपेक्षित नजरों के नीचे विशाल टर्नटेबल तेजी से घूम गया। गोल गोल। वास्तव में वह विशिष्ट पुरस्कारों को नहीं देख सका। हम इसे भाग्य पर छोड़ सकते हैं। वह कुछ भी स्वीकार कर सकता है जब तक कि थैंक यू फॉर योर पैट्रोनेज न हो। तभी सिस्टम अधिसूचना आई। हालांकि देर से होस्ट का पता चला असाधारण प्रतिभाशाली न्यूबी पीरियड के दौरान लगातार लॉटरी ड्रॉ सक्रिय। इस बार सिल्वर या गोल्ड ट्रेजर चेस्ट जीतने की संभावना 10% बढ़ाई गई। डिंग, बधाई हो, सिल्वर ट्रेजर चेस्ट जीता। अभी खोलें। संजय खन्ना आनंदित दिखा। ये गोल्ड ट्रेजर चेस्ट के बाद दूसरा था। क्या निकलेगा? बहुत सुख होने लगा। बधाई हो होस्ट, आपको पियानिस्ट का खिताब प्राप्त हुआ है और आपकी पियानो स्किल्स मास्टर लेवल पर अपग्रेड हो गई हैं। यह एक उत्कृष्ट स्किल है। उम्मीद है होस्ट इसका अच्छा उपयोग करेगा। संजय खन्ना 2 लगातार अधिसूचनाओं को घूरता रहा। उसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। उसे अपने सिर में एक धड़कन भरा दर्द महसूस हुआ, मानो असंख्य ज्ञान और यादें उंडेल दी जा रही हों। इसके अलावा उसकी उंगलियां अकस्मात गर्म और खुजली वाली महसूस हुई, लेकिन ये भावना जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। जब संजय खन्ना होश में आया, ये समाप्त हो चुका था। अचानक उसके दिमाग में असंख्य पियानोस को उभर आए। इसके अलावा इसमें पेशेवर पियानो ज्ञान की प्रचुरता भी है। उसे इससे कोई अपरिचय का एहसास नहीं हुआ, मानो ये सिर्फ उसके संचित अनुभव हों। संजय खन्ना ने अपने हाथ फैलाए और उन्हें देखा। उसकी पहले से ही पतली उंगलियां और भी आकर्षक और सुंदर हो गईं। उसने अनजाने में मुट्ठी बंद की। उंगलियों में ताकत भी काफी बढ़ गई लग रही थी। संजय खन्ना ने आंखें थोड़ी बंद की। उसने दोनों हाथों से हवा में एक श्रृंखला संगीत नोट दबाए, मानो उसके सामने एक अदृश्य पियानो हो। उसके हाथ सुंदरता से घूमे, परछायां बनाते हुए। इसे आजमाने के बाद संजय खन्ना का भाव थोड़ा अजीब था। आश्चर्यजनक रूप से स्किल सक्रिय हो गई। लेकिन ये पियानिस्ट कौन है भाड़ में? ये थोड़ा दोधारी तलवार जैसा लगता है न? क्या मैं भविष्य में स्ट्रीट परफॉर्मर बन जाऊंगा? मैं कहूंगा
इसमें संभावना लगती है, लेकिन पियानो स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए उपयुक्त नहीं लगता। ये हमेशा धनी लोगों का खिलौना रहा है। स्कूल में पियानो क्लब के सदस्यों से सुना था कि एक अच्छा पियानो सपोजली 1 मिलियन से ऊपर का होता है। यहाँ तक कि थोड़े उच्च एंड वाले सैकड़ों हजारों के। यह उसके लिए पूर्ण लग्जरी है। खैर, लगता है मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। संजय खन्ना ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन बाद में लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन गिटार ज्यादा सुविधाजनक है। संजय खन्ना ने सांस ली। तुरंत बाद संजय खन्ना किचन की ओर जाते हुए रुक गया। पियानो बजाना फ्लर्टिंग के साथ, यह आशाजनक लगता है। क्या मैं जाकर अपनी बड़ी बहनों को खुश नहीं कर सकता? संजय खन्ना अपने माथे पर ताली मारने को मजबूर हो गया। मेरा सोच इतना कठोर क्यों है? मैं समस्या को पुराने तरीके से ही देख रहा हूँ। ब्रांडेड पियानो साधारण लोगों के लिए लग्जरी आइटम है, लेकिन उच्च वर्ग के लिए यह हर घर में जरूरी है। भले ही परिवार में कोई इसे न बजाए, फिर भी इसे लिविंग रूम के पहले तल पर सजावट के रूप में रखा जाता है। बिल्कुल कुछ 5 सितारा होटलों में लॉबी में वैसा। संजय खन्ना जितना सोचता गया, उसे उतना ही लगा कि यह स्किल इतना बेकार नहीं है। कभी भी यह अप्रत्याशित आश्चर्यों को ला सकता है। आखिरकार वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस है जो जल्द ही उच्च समाज में मेलजोल करने वाला है। उच्च समाज में घूमने के लिए कुछ गुप्त शीर्ष गुप्त स्किल्स के बिना कैसे चलेगा? तुम्हें सुंदर होने की जरूरत नहीं, लेकिन काम करने में सक्षम होना चाहिए। सिस्टम, मैं तुमसे मर मिटने को तैयार हूँ। तुम इतने विचारशील हो, मैं अंधा और अज्ञानी था। भविष्य में भी मेरा साथ देते रहो। संजय खन्ना ने खुद से बुदबुदाया। मुझे उम्मीद है कि सिस्टम उसे लगातार लाड़ प्यार करेगा। ये समझ में आता है, सिस्टम उसे बेकार चीज क्यों देगा? बहुत बाद में संजय खन्ना, जो हेयर ड्रायर और रेजर पकड़े हुए था, अपनी नासमझ कल्पना पर हंस पड़ा। मैंने बस एक त्वरित और आसान लंच रैप किया। संजय खन्ना ने पैर क्रॉस किए। एक तनावपूर्ण और रोमांचक 5v5 फेयर बैटल के लिए तैयार हो गया। ये संजय खन्ना एक गृहस्थ के लिए नियमित गतिविधि भी है। सोने से पहले कुछ गेम खेलो और दिन के बाद कुछ गेम। निष्पक्ष प्रतियोगिता का विचार, जहां आप जीतना चाहें तो नहीं जीत सकते और हारना चाहें तो नहीं हार सकते। संजय खन्ना का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया। दुश्मन युद्ध क्षेत्र पर 15 सेकंड में पहुंचेगा। आई ठंडी यांत्रिक महिला आवाज। संजय खन्ना ने रुचि से मशीन संचालित करना शुरू किया। 1 घंटे बाद संजय खन्ना कुर्सी पर गिर पड़ा, हौंकते हुए। वह भी माइक्रोफोन में बोल रहा था और अब उसका दिल दौड़ रहा है। ये रोमांचक और उत्तेजक भावना प्रेम में पड़ने से भी ज्यादा व्यसनी है। गेम इंटरफेस से बाहर निकलते हुए संजय खन्ना को अचानक कुछ याद आया। इंटीमेट रिलेशनशिप इंटरफेस खोला गया। ऊपर जुड़े जोड़ों को देखकर कपल लेवल पहले ही 69 हो चुका है। संजय खन्ना ने लंबे समय तक हिचकिचाया, फिर भी कैंसिल बटन पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद संजय खन्ना को अचानक राहत का एहसास हुआ और इसमें प्रतिशोध की खुशी भी है। तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, अब मैं भी हमारा रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। तुम्हें ही क्यों न चाहने का दर्द, मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। इस क्षण संजय खन्ना को अचानक राहत महसूस हुई। ये निष्पक्ष होगा, हालांकि फिलहाल फ्रेंड्स लिस्ट रख लूं, बाद में डिलीट कर दूंगा। संजय खन्ना ने सोचा, क्या होगा यदि भविष्य में उसे कुछ चाहिए और वह उसे न ढूंढ पाए? वह इतनी मूर्ख है। क्या होगा यदि वह ठगी हो जाए? भले ही कुछ भी हो, वे एक बार प्रेम करने वाले लोग थे। संजय खन्ना इतना हृदयहीन नहीं हो सकता। कहा जाता है कि हर पुरुष अपनी पहली प्रेमिका को कभी नहीं भूलता। वे दशकों बाद भी याद रख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता था। शायद जो हम याद रखते हैं वह व्यक्ति नहीं, बल्कि भावना है। यहाँ तक कि याद किए गए चेहरे धुंधले होने लगते हैं, लेकिन वे अतीत के वर्ष हमेशा सबसे मूल्यवान खजाने रहेंगे जो याद रखने और संजोने लायक हैं। संजय खन्ना वास्तव में हाल ही में खुद पर चिंतन कर रहा था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। उसने जो दे सका वह सब दिया। हालांकि प्रिया ने अभी तक खुद को पूरी तरह नहीं दिया था। संजय खन्ना ने भी वह अनुरोध किया था, लेकिन प्रिया ने कहा कि वह इसे अपनी शादी के लिए बचाना चाहती है। संजय खन्ना ने फिर दबाव डालना बंद कर दिया। आखिरकार आत्माओं का सम्मिलन चुंबन जितना ही रोचक है। चूंकि दोनों चीजें संतोषजनक हैं, तो एक साथ क्यों खाएं? अब पीछे मुड़कर देखें तो संजय खन्ना को वास्तव में कुछ पछतावा है। मुझे स्वीकार करना नफरत है, लेकिन गहराई में हर किसी में कुछ स्वार्थ और अंधेरा होता है। इसकी सोचते ही संजय खन्ना के अंदर एक अकथनीय आग भड़क उठी। ये सोचकर कि वह भविष्य में किसी और के साथ हो सकती है, असहनीय है। वे जो अंतरंग चीजें वे पहले करते थे, उसे सीने में जकड़न महसूस हुई और किसी को मारने का मन किया। ये लानत वाली कब्जावादी प्रवृत्ति, इसका आफ्टर इफेक्ट वाकई मजबूत है। जैसा कि पापा ने कहा था, यदि पैसे न हो तो भावनात्मक रूप से जुड़ो मत। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद संजय खन्ना ने पहले झपकी लेने की योजना बनाई, क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए उसे अच्छी तरह आराम की जरूरत थी। कल एक दिन और अधिक मैं मजदूर वर्ग कर रह सकता हूँ। परसों वह अपनी दास्ता से मुक्त हो जाएगा और गाना गाने लगेगा। और जैसे ही उसने रिश्ता समाप्त किया, प्रिया शर्मा भी ऑनलाइन हो गई, अपने सहकर्मियों के साथ 5 खिलाड़ियों का मैच खेलने को तैयार। सिस्टम में नए मैसेज नोटिफिकेशन को देखकर उसे अचानक बुरा एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। मानव अंतर्ज्ञान कभी भी एक अजीब चीज है। अच्छी चीजों के मामले में हमेशा सही नहीं होता। हालांकि जब बुरी चीजें होती हैं तो वे अक्सर अविश्वसनीय रूप से सटीक होती हैं। शायद इसलिए कि बुरी चीजें अक्सर पूर्व संकेतित होती हैं। खोलने पर रिश्ता समाप्त होने की अधिसूचना दिखी। हालांकि उसके पास पूर्वाभास था, फिर भी प्रिया शर्मा को हृदय में कड़वाहट का एक झटका लगा। उसकी नाक अचानक थोड़ी भरी हुई महसूस हुई। उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में अचानक मां के खाना पकाते समय इस्तेमाल की गई मिर्च पाउडर की गंध आ जाती। प्रिया शर्मा ने सिसकी ली। उसके मुंह के कोने पर एक असामान्य मुस्कान आ गई। यह अच्छा है, इसका मतलब है कि वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बेशक वह जानती थी कि संजय खन्ना उसे कितना प्यार करता था। उसने कभी संदेह नहीं किया, इसलिए वह ये भी जान सकती है कि दूसरे व्यक्ति को कितना दर्द हो रहा है। ठीक उसके जैसे वह पूरी रात रोई। तुम्हें मजबूत रहना है, मुझे जल्दी भूल जाना, फिर एक ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हें वास्तव में पसंद करे, साथ में अच्छा जीवन जियो, उसे ले जाकर हमारा अधूरा काम पूरा करो। लेकिन मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि तुम मुझे मत भूलना। संजय खन्ना, यदि तुम मुझे भी भूल गए तो कोई मुझे याद नहीं रखेगा। अध्याय 12। वास्तव में मैं एक अमीर दूसरी पीढ़ी हूँ जो घर से दूर रह रही है। कुछ लोग कहते हैं, यदि हम लोगों के सबसे एकाकी क्षणों को रैंक करें, उनमें से एक निश्चित रूप से दोपहर की झपकी के दौरान देर तक सो जाना है। जब आप बिस्तर में जागते हैं, थोड़ा हक्का बक्का इधर-उधर देखते हैं, कमरा पूरी तरह अंधेरा निकला। खिड़की से बाहर देखकर एहसास हुआ कि बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका है। संजय खन्ना अभी इसी स्थिति में है। उसने सिर खरोंचा। मैं कितनी देर सोया? एकदम से कई घंटे सो गया। संजय खन्ना को नहीं पता था। हालांकि उसने सिस्टम के स्किल कार्ड को स्वीकार किया। हालांकि इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ा। हालांकि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही बहुत थका हुआ था। उसने फोन उठाया और देखा। सौभाग्य से वह अनदेखा नहीं छूटा। वह बहुत बुरा होता, लेकिन जो व्यक्ति उसे ढूंढ रहा था, संजय खन्ना वास्तव में उसके साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता था। हालांकि आवेग में उसने काव्या रेड्डी को बांध लिया, सिस्टम के कार्य का लक्ष्य बना दिया। संजय खन्ना को अभी तक नहीं पता चला कि उसे कैसे बांधा जाए, इसलिए यह वास्तव में सिर दर्द है, वरना एक स्थान बर्बाद करना बहुत निराशाजनक होगा। संजय खन्ना बिस्तर पर बैठा एक क्षण के लिए विचारों में खो गया। उसे पूरी तरह जागने में थोड़ा समय लगा। चलो उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वह क्या कर रही है। और यह अगले 1-2 दिनों में ही होगा। वह उसे विदा लेने वाला था। कम से कम मैंने 2 लॉटरी के मौके हासिल किए। हम कृतघ्न नहीं हो सकते, फिर विदा लें। संजय खन्ना के पास योजना थी। हम दोस्त थे आखिर, भले ही भविष्य में हम फिर न मिलें, कम से कम सौहार्दपूर्ण विदाई हो। उसने खिंचाव किया। संजय खन्ना ने मुंह धोया, कपड़े बदले और बाहर जाने को तैयार हुआ। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, संजय खन्ना ने फिर फोन निकाला और झलक डाली। वास्तव में काव्या रेड्डी ने इस बार स्क्रीन स्पैम नहीं किया। ये सिर्फ एक साधारण अभिवादन था। फिर उसने उसके घर पर साथ डिनर करने का सुझाव दिया और मैसेज 1 घंटे पहले का था। यदि हम अब जाएं, शायद अभी भी डिनर टाइम पर पहुंच जाएं। संजय खन्ना ने फोन पर समय देखा। अभी रात के 7:30 बजे हैं। काव्या के नेस्ट के दूसरे माले के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर संजय खन्ना ने दरवाजा खटखटाया। फिर धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने थोड़ी ज्यादा ताकत से फिर खटखटाया। सुरक्षा द्वार से तालबद्ध खटखटाहट की आवाज आई। संजय खन्ना का संगीत सिद्धांत ज्ञानपूर्ण है। यहाँ तक कि दरवाजा खटखटाना भी गंभीर लय पैदा कर सकता है। आ गए। मुझे पता था ये तुम हो। मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। काव्या रेड्डी ने कुछ आश्चर्य से कहा। दरवाजा खोलने के बाद काव्या रेड्डी ने अनजाने में संजय खन्ना को झलक डाली। जैसे एक पिल्ला उसने फिर सूंघा। सुखद नींबू साबुन की गंध आ रही थी। हाय, तुमने नहाया? क्यों कपड़े बदल लिए? जो कैजुअल सूट तुमने सुबह पहना था वह वाकई अच्छा लग रहा था। काव्या रेड्डी मूल रूप से पूछना चाहती थी कि तुम्हें ऐसे महंगे कपड़े कहां से खरीदने के पैसे आए। शब्द जीभ पर थे, लेकिन निकल लिए। क्या वह मुझे बहुत नियंत्रित करने वाली मान लेगा? आखिरकार वह उनका निजी मामला है। संजय खन्ना दरवाजे पर खड़ा था। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले हट जाना चाहिए। काव्या रेड्डी स्तब्ध हो गई। ओह हाँ, तो पहले अंदर आ जाओ, मैं अभी खाना बना रही हूँ।
हाय, वे नीले स्लीपर्स कल तुम्हारे पहने हुए हैं। संजय खन्ना ने शू रैक पर नजर डाली और किसी कारण से अचानक उसके हृदय में गर्माहट का एहसास हुआ। क्या यही परवाह किए जाने का एहसास है? तुम अभी खाना क्यों बना रही हो? कुछ अच्छा खाने को है? मैंने अभी तक नहीं खाया। संजय खन्ना ने स्लीपर्स बदलते हुए पूछा। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। लड़कियां रात में खा सकती हैं या नहीं? काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को कपल स्लीपर्स पहनते देखा। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैं जाकर देखती हूँ कि व्यंजन तैयार है या नहीं। मैं स्टीम फिश बना रही हूँ। बोलते हुए वह जल्दी किचन में दौड़ गई। संजय खन्ना ने धीरे सांस ली। यह महिला थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। यदि कुछ अप्रत्याशित न हो तो कुछ अप्रत्याशित होने की संभावना है। सोफे पर बैठकर संजय खन्ना ने कॉफी टेबल पर नेल आर्ट डिजाइन मैनुअल पर नजर डाली। कॉफी टेबल पर अभी भी लाल पेंट था। वह मूर्ख महिला निश्चित रूप से अभी नेल्स पेंट कर रही थी। नाखून पेंट करते हुए खाना बनाना। क्या उसने मुझे जहर देने की कोशिश की? संजय खन्ना ने अपनी सीट पर अच्छी तरह बसने से पहले ही यह विचार उसके सिर में उभर आया। काव्या रेड्डी उसके सामने पहुंच चुकी थी। क्या हम बाहर खाने जाएं? मेरा ट्रीट, काव्या रेड्डी ने कुछ असहजता से कहा। वे थोड़े शर्मिंदा लग रहे थे। हालांकि संजय खन्ना का ध्यान उसके पैर की उंगलियों पर गया। मुझे पहले नोटिस नहीं हुआ था, लेकिन वह वास्तव में फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए थी। उसकी गोरी और गोल उंगलियां चमकीली लाल नेल पॉलिश से रंगी हुई थीं। नजर ऊपर की ओर लंबी सीधी टांगें। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना की नजर का पीछा किया और अपने छोटे पैरों पर झलक डाली। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ओह डियर, मैं अभी नेल्स पेंट कर रही थी। ये काफी सरल है, इसलिए मैंने खुद किया। बोलते हुए काव्या रेड्डी ने गर्व से अपना पैर फैलाया और संजय खन्ना के सामने लहराया। देखो कितना सुंदर। संजय खन्ना ने अनजाने में उसकी गोरी और नाजुक पैरों को कुछ और बार देखा। भाग जाओ, क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारा खाना कहाँ है? क्या तुम भूल गई और फिर बर्बाद कर दिया? संजय खन्ना ने चिड़चिड़ेपन से कहा। ओह, तुम्हें कैसे पता? संजय खन्ना खड़ा हो गया। मैं जाकर देखता हूँ। उसे मूर्खता का थोड़ा फोबिया था और वह इस मूर्ख से बात करना नहीं चाहता था। स्पाइस कॉर्नर में पहुंचकर संजय खन्ना ने उस दयनीय मछली को देखा जो भाप में इतनी पक चुकी थी कि कीचड़ बन गई। वह सांस लेने को मजबूर हो गया। मुझे नहीं पता कि यह महिला घर पर कैसे जीवित रहती है। क्या सोच रही हो कि मैं भूख से क्यों नहीं मर गई? काव्या रेड्डी ने दरवाजे से सटकर सुस्ती से संजय खन्ना को देखा। मैं टेक अवे ऑर्डर कर सकती हूँ, उसने सीधे चेहरे से कहा। मैं एक मकान मालकिन हूँ, मुझे पैसे की कमी नहीं है। क्या मैं तुम्हारा रखरखाव करूँ और तुम्हें अपना शुगर डैडी बना लूँ? पौध धोते हुए संजय खन्ना ने सिर न मोड़कर कहा। तुम्हें सपना ही देखना है। वास्तव में मैं भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी हूँ जो घर से दूर रह रही है। मुझे शुगर डैडी बनाना चाहती हो, शायद अगले जन्म में। संजय खन्ना ने जल्दी सभी अधिक पकी मछली के मांस को पौध से साफ किया। फिर उपलब्ध सामग्री से उन्होंने 2 व्यंजन तैयार करने की योजना बनाई ताकि गुजारा हो जाए। यही तो तुम मेरा रखरखाव कर सकते हो। काव्या रेड्डी थोड़ी शर्मा गई जब उसने ऐसी बातें कही। वह कभी गंभीर रिश्ते में भी नहीं पड़ी। मैं स्कूल में एक विद्रोही लड़की थी। यदि मैं शुगर डैडी लूं तो यह एक युवा लड़की बहन होगी। संजय खन्ना ने चिड़चिड़ेपन से कहा। फिर काव्या रेड्डी चुप हो गई। संजय खन्ना को सब्जियां काटने के बाद ही एहसास हुआ। लगता है मैंने फिर गलत कहा। मकान मालकिन वास्तव में इतनी उम्रदराज नहीं है। वह एक परिपक्व और परिष्कृत महिला के लिए सही उम्र पर है। इसके अलावा वह खुद का अच्छा ख्याल रखती है और स्वाभाविक रूप से सुंदर है। वह वास्तव में 18-19 साल की लड़की जितनी लगती है। इसके बजाय वह एक परिपक्व पत्नी जैसा आकर्षण बिखेरती है। संजय खन्ना ने दरवाजे की ओर झलक डाली और हल्के से सिर हिलाया। ये बेहतर है कि वह दरवाजे पर बड़बड़ा न रही हो। 1 घंटे से कम समय में शेफ संजय ने 2 घरेलू व्यंजन पकाए और टमाटर सूप बनाया। जब वे सभी टेबल पर परोसे गए तो काव्या रेड्डी अभी भी अपने कमरे में सुलग रही थी। इतना नाराज मत हो, तुम पफर फिश जैसी लग रही हो। आओ खाना। संजय खन्ना ने घर जैसा व्यवहार किया और खुद 2 जोड़ी कटोरी चम्मच लेने गया। लेकिन जब वह खाना शुरू करने लगा, मकान मालकिन अभी भी बाहर नहीं आई। संजय खन्ना ने सोचा, हाय, यह शायद आखिरी बार है जब हम साथ खा रहे हैं। क्या तुम निश्चित हो कि बाहर नहीं आना चाहती? निश्चित रूप से वह अभी बोल ही चुका था। काव्या रेड्डी दौड़कर बाहर आई। क्या ये सच है? क्या इसलिए कि मैंने इन दिनों तुम्हें परेशान किया है? माफ कीजिए, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वह थोड़ी घबरा गई लग रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। लगता है वह फिर रो रही थी। हालांकि अनुकूलता स्तर कम नहीं हुआ तो ठीक होगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम शायद तुम्हारे घर पर और साथ न खाएं। ज्यादा सोचो मत, मुझे तुमसे इतनी नफरत नहीं है। वास्तव में तुम एक काफी अच्छी व्यक्ति हो, सुंदर, दयालु, उदार और यहाँ तक कि किराया पीछे रहने देती हो। संजय खन्ना ने खाते हुए स्पष्ट रूप से बुदबुदाया। काव्या रेड्डी एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी नजरों में इतनी अच्छी हूँ। तो क्यों? काव्या रेड्डी ने कुछ चिंतित होकर कहा। उसके पास वास्तव में ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन संजय खन्ना विशेष था। उसने किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करते समय इस लड़के में बहुत रुचि ली थी। वह नियमित रूप से चीजों पर नजर रखती भी रहती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम अभी थोड़ा सा जान पहचान ही पा रहे हैं। दूसरा पक्ष वास्तव में जा रहा है। इसने तुरंत काव्या रेड्डी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह उसके कारण है। जैसा मैंने अभी कहा, मैं वास्तव में एक अमीर दूसरी पीढ़ी हूँ जो घर से दूर रह रही है। अब मैं परिवार की संपत्ति उत्तराधिकार लेने जा रहा हूँ। संजय खन्ना ने ऊपर देखा और घबरा रही और असमंजस में काव्या रेड्डी को झलक डाली। किसी कारण से मुझे अचानक थोड़ा नर्म हृदय महसूस हुआ। ओह, इतना गंभीर नहीं है, हम भविष्य में भी साथ खा सकते हैं। लेकिन ये सच है कि मैं जा रहा हूँ। काव्या रेड्डी थोड़ी भ्रमित लगी। स्थान बदलना? क्या तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या मैं किराया लेना बंद कर दूं? उसने अनजाने में अपने पजामे के किनारे से हाथ रगड़े। वह स्पष्ट रूप से थोड़ी भयभीत और असुरक्षित लग रही थी। वह कहना चाहती थी कि उसके स्थान पर रहना ठीक है, लेकिन उसकी लड़कीगिरी की शालीनता ने शब्द निकल लिए। जैसे ही अमीर बच्चों की बात वह संजय खन्ना की मजाक के रूप में ले ली। संजय खन्ना ने भौहें सिकुड़ी और चम्मच नीचे रख दिया। उसे इस तरह देखकर उसे पता था कि चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं जो उसने कल्पना की थी। यह मकान मालकिन थोड़ी ज्यादा भूमिका में खो रही लग रही है। यह नहीं चलेगा। अध्याय 13 काव्या रेड्डी की सेक्सी और परिपक्व शैली के साथ अलविदा का अनजान खाना। संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी को देखा जो थोड़ी असमंजस में लग रही थी। वे दोनों ने काउंटर में इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर हम पहले चीजें स्पष्ट नहीं करेंगे तो ये गलतफहमियां और गहरी होती जाएंगी। हालांकि उसे इस सुंदर बड़े उम्र की औरत से कोई नापसंदगी नहीं थी, लेकिन अभी उसके पास नया रिश्ता शुरू करने का कोई मन नहीं था। इसके अलावा यह मकान मालकिन शांत प्रकार की नहीं लगती थी जो उसे पसंद हो। दूसरे पक्ष की शैली कुछ व्यावसायिक लगती है। सोचने के बाद संजय खन्ना ने ईमानदारी से फैसला किया। मकान मालकिन, कृपया मुझे पूरा बोलने दें। संजय खन्ना ने दूसरे व्यक्ति को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। काव्या रेड्डी एक पल के लिए रुकी, फिर हल्के से सिर हिलाया। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप इसे घर बदलना समझ सकते हैं। यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोच रही हैं। इसका आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। हम फिर भी दोस्त रहेंगे ना? काव्या रेड्डी अब शांत हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ा अधिक प्रतिक्रिया दे बैठी थी। शायद ये लोगों को डरा दे, लेकिन वह अभी थोड़ी घबरा गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या ये काम के कारण है? काव्या रेड्डी डाइनिंग टेबल पर संजय खन्ना के सामने बैठ गई। वास्तव में अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो। ये जीवन है ना? हमेशा ऐसे लोग अचानक आते हैं फिर चुपचाप गायब हो जाते हैं। बस मैं अकेले रहने की आदी हो गई थी। वह फिर से गुस्साया। मैंने अभी उसे जाना था। 3 दिनों से कम समय में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें फिर से अलग होना पड़ेगा। लगता है मैं जीवन भर अकेली रहने के लिए अभिशप्त हूँ। संजय खन्ना को और स्पष्ट करने की इच्छा नहीं थी। वह जो भी सोचे सोच ले। हाँ, ये काम के लिए है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। संजय खन्ना ने खाते हुए कहा। आप भी खाए, कौन जानता है अगली बार कब साथ खाएंगे? संजय खन्ना ने बेफिक्र होकर कहा। काव्या रेड्डी स्तब्ध रह गई। ये सही लगता है, अगली बार कब होगी कौन जानता है। ये शहर इतना बड़ा है कि अगर जानबूझकर न मिले तो पूरी जिंदगी में फिर न दिखे। ठीक है, तो अपनी बड़ी बहन को आपका खाना फिर से एंजॉय करने दो। काव्या रेड्डी मुस्कुराई। फिर दोनों अचानक चुप हो गए। जल्द ही तीनों व्यंजन खत्म हो गए। पेट भर गया? संजय खन्ना ने विनम्रता से पूछा। हम, आपका पेट भर गया? काव्या रेड्डी ने अपनी चॉपस्टिक्स को धीरे से काटा। ओह, तो मैं सीधी कर लूंगा। तुरंत संजय खन्ना ने बिना संकोच बची हुई सब्जियां अपनी थाली में डाल ली। काव्या रेड्डी ने अपनी थाली में बची हुई आधी सफेद चावल की ओर देखा। लगता है कुछ कहना चाहती थी। हिचकिचाने के बाद फिर भी नहीं कहा। सादा चावल वास्तव में अच्छा स्वाद देता है। खाना खत्म करने के बाद संजय खन्ना ने पुराने दोस्तों की तरह फ्रिज से एक बोतल आइस कोला निकाली। जैसा कि कहावत है, एक कोला 3 रुपए की और पहला घूंट ही 2 रुपए 50 पैसे का है। संजय खन्ना ने संतुष्ट डकार ली। मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। सोफे पर बैठकर संजय खन्ना ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं फिर वापस जाऊं।
हाँ, मैं खुद धो लूंगी। काव्या रेड्डी को पहली बार एहसास हुआ कि वह बिना किसी सब्जी के भी पेट भर सकती है। खाना खत्म होते ही उसने स्वाभाविक रूप से सफाई का काम संभाल लिया। प्लेट्स, कटोरे और चॉपस्टिक साफ करने के बाद काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को देखा, जो जाने को उतावला लग रहा था। उसे अचानक बहुत कुछ कहना था। क्यों ना बाहर टहलने चलें, अभी भी जल्दी है। काव्या रेड्डी ने हाथ उठाया और अपनी कलाई पर कार्टियर महिला घड़ी देखी। सिर्फ 8 बजे हैं, आप इतनी जल्दी सोने नहीं वाले ना। संजय खन्ना एक पल के लिए हिचकिचाया। वह भी जागा था, इतनी आसानी से कैसे सो सकता है। बाहर टहलना भी एक विकल्प है। खैर, अभी कुछ और काम नहीं है। पहले वह शाम में नौकरी सर्च ऐप्स ब्राउज करने में बिताता था। अब उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले स्पष्ट कर दूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चूंकि बाहर टहलने जा रहे हैं, कभी भी रास्ते में स्नैक्स दिख जाते हैं और ट्राई करने का मन हो जाता है। संजय खन्ना इन दिनों बेहद किफायती है, स्वाभाविक रूप से पैसे खर्च नहीं करना चाहता। काव्या रेड्डी ने गहरी सांस ली। मेरे पास है। वह शुरू में थोड़ी उदास महसूस कर रही थी, लेकिन संजय खन्ना का बीच में बोलना मूड पूरी तरह बिगाड़ गया। यह अच्छा है। ओह, वैसे नीचे एक अच्छी रोस्टेड पिग स्ट्रॉटर वाली जगह है। संजय खन्ना ने थोड़ा शर्माते हुए अपने हाथ रगड़े। काव्या रेड्डी ने आंखें घुमाई। इस कंजूस लड़के से परेशान हो गई। वह कपड़े बदलने जा रही है। हालांकि अभी ठंड नहीं लगी, तटीय शहर होने के कारण, लेकिन रात में थोड़ी सी हरन तो है, खासकर लड़कियों के लिए। हालांकि एक छोटा शॉल पर्याप्त है, या स्टॉकिंग्स पहन लूं। काव्या रेड्डी कमरे में हिचकिचाई, लेकिन उसे यह बहुत पसंद लगता है। ये वाला पहन लूं। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना को लंबा इंतजार नहीं कराया। उसने सिर्फ मास्क रंग के स्टॉकिंग्स पहने, फिर काला स्पैगेटी स्ट्रैप बॉडीकॉन ड्रेस पहना और छोटा शॉल जोड़ा। उसने सिर्फ चैनल फ्लैट सैंडल्स पहने। उसमें एक आलसी और सुस्त हवा थी। संजय खन्ना के दिमाग में अचानक दो शब्द आ गए, सोशलाइट और युवा महिला। आपका ये लिबास मुझे थोड़ा देहाती बना देता है। वह खुद को रोक न सका। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि मैं आपके लिए कोई खास हूं। कौन? आप मेरा भाई हो। हाल ही में ग्रेजुएट होने वाले का थोड़ा देहाती होना सामान्य है ना। क्यों ना आप दोपहर वाला सफेद सूट बदलें। संजय खन्ना का विरोध अमान्य था। काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े मुड़े। उसकी आकर्षक फिगर हमेशा उसका सबसे गर्व का स्रोत रही है। कॉलेज में आज के मानकों से वह कैंपस ब्यूटी और देवी मानी जाती थी। अरे धीरे चलो। संजय खन्ना ने स्वाभाविक रूप से इस औरत से दूर होने की कोशिश की। यह कांटों वाली गुलाब है। नीचे छोटी गली में काव्या रेड्डी ने गुस्से में पैर पटका। संजय खन्ना आगे दूरी पर चल रहा था। ये कैसी शॉपिंग है? पीछे से नाजुक चीख सुनकर संजय खन्ना को भागने का मन हुआ और महसूस हुआ कि कई आंखें उस पर टिकी हैं। लगता है कह रही हैं कि वह अच्छा नहीं जानता। ऐसी शानदार सुंदरता वाली औरत को पीछे छोड़ दिया। बेबस संजय खन्ना ने काव्या रेड्डी की ओर देखा, रुका और उसके आने का इंतजार करने को तैयार हो गया। काव्या रेड्डी ने भुजाएं क्रॉस की और थोड़े नाराज भाव से संजय खन्ना को घूरा। वह उम्मीद कर रही थी कि संजय खन्ना थोड़ा पीछे मुड़कर उसे लेने आए, लेकिन यह असंभव था। ये गतिरोध कुछ सेकंड चला। काव्या रेड्डी थोड़ी निराश हो गई। वह हल्की सी आवाज निकालकर संजय खन्ना की ओर चली। संजय खन्ना हालांकि थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस पहने काव्या रेड्डी ने अपने शरीर की उत्कृष्ट वक्रताओं को पूरी तरह प्रदर्शित किया। नीचे मांस रंग के स्टॉकिंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी पहले से लंबी टांगों को और चिकनी और सीधी बना दिया। इतनी सुंदर की आंखें चिपक जाना चाहें। संजय खन्ना खुद को दोबारा देखने से रोक न सका। तभी उसने हिम्मत जुटाई और नजरें हटाई। ऊपर देखा, समतल पेट और पतली कमर और वह सफेद त्वचा का पैच जो सोचने पर मजबूर कर दे कि यह तकनीक है या शुद्ध प्राकृतिक। उसके गोरे कंधों पर काला हेयर टॉप खास आकर्षक लग रहा था। संजय खन्ना थोड़ा लाचार महसूस कर रहा था। मैं एक खून गर्म युवक हूं। हे भगवान, मुझे इस तरह का इलाज दो। कौन सहन कर सकता है? इस तरह का हिल्टनिक बॉडी कॉन्स कट किसने बनाया? उन्हें इंपीरियल एंसेस्ट्रल टेंपल में सम्मानित किया जाना चाहिए। जल्द ही एक सुगंधित हवा बहने लगी। काव्या रेड्डी संजय खन्ना के पास पहुंच गई। तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मैं स्लीपर्स पहने हूं। संजय खन्ना प्रतिक्रिया देने से पहले काव्या रेड्डी ने फिर उसकी बांह पकड़ ली। संजय खन्ना का शरीर थोड़ा सख्त हो गया। नहीं मकान मालकिन, तुम क्या कर रही हो? संजय खन्ना ने धीरे से बुदबुदाया। अब उसे झटक नहीं सकते। इतने सारे लोग देख रहे हैं। ऐसा करना शर्मनाक और आहत करने वाला होगा। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी तो तुम इतनी तेज नहीं चलोगे। क्या तुम्हें ऐसा पसंद है कि मैं तुम्हारी बांह इस तरह पकड़ूं या हाथ पकड़ें? काव्या रेड्डी शरारती मुस्कान के साथ बोली, चेहरे पर छलकी भरी मुस्कान। लगता है योजना सफल हो गई। संजय खन्ना तुरंत चुप हो गया। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि हाथ पकड़ने पर कैसी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। डर है कि बंदूक नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। वास्तव में अभी थोड़ी तो हो रही है। उससे आ रही मीठी सुगंध ने उसे सपनों में खोया दिया। धत्तेरी की किस्मत। तो यही रहने दो, ये ठीक है। संजय खन्ना को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। उन्हें पता नहीं था कि कितने पुरुष बेहद ईर्ष्या कर रहे थे। हाँ, तुमने खुद कहा। काव्या रेड्डी संजय खन्ना के और करीब हो गई। दोनों लगभग छू रहे थे। संजय खन्ना को दूसरे व्यक्ति के शरीर का तापमान और कोमलता महसूस हो रही थी। आखिरकार उसकी बांह अभी भी काव्या रेड्डी की बाहों में थी। चलते समय कुछ घर्षण तो होगा ही। नहीं, यह ऐसे नहीं चल सकता। वहां का रोस्टेड पिग स्ट्रॉटर बहुत अच्छा है। तुमने कहा था कि तुम्हारा ट्विट है ना। मैं दो चाहता हूं। संजय खन्ना इस असहज स्थिति से बचने का मौका ढूंढ रहा था। वे स्वर्ग में रह रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि उनके पास कितना अच्छा है। अध्याय 14 युवा और अनजान अपनी बहन की भलाई का रात बाजार हाथ पकड़ टहलना। हलचल भरे नाइट मार्केट में काव्या रेड्डी और संजय खन्ना धीरे धीरे चल रहे थे। संजय खन्ना जल्दी करना चाहता था, लेकिन अब उसकी किस्मत उसके कब्जे में है, तो स्वाभाविक रूप से मकान मालकिन के पीछे पीछे चलना पड़ा। संजय खन्ना सिर्फ सफेद शॉर्ट स्लीव शर्ट और कैजुअल पैंट्स पहने था और स्लीपर्स भी। दूसरी ओर काव्या रेड्डी, वे लगभग पूरी तरह सज कर आई थी। यहाँ तक कि उनके फ्लैट सैंडल्स भी फैशनेबल चैनल डिजाइन के थे। विशाल क्रिस्टलिन क्रिस्टेड ब्रांड लोगो चकाचौंध वाली रोशनी से चमक रहा था। ये लोगों का ध्यान अनजाने में खींच लेता है, फिर पूरी तरह उसके लगभग पूर्ण पैर के आकार से मोहित कर देता है। संजय खन्ना को अपने चेहरे पर अजीब पसीना महसूस हो रहा था। हालांकि शायद यह मेरी अपनी परीक्षा है। अगर हम इस बाधा को पार भी न कर सकें, भविष्य में अपनी 4 बड़ी बहनों के साथ शॉपिंग कैसे करूंगा? यहाँ तक कि मकान मालकिन इतनी आकर्षक और शानदार है। संजय खन्ना कल्पना भी नहीं कर सका कि उसके कई धनी बड़ी बहनें कितनी शानदार होंगी। शायद वह जीवन उतना अद्भुत न हो जितना मैंने कल्पना की। संजय खन्ना को बुरा एहसास हुआ। हालांकि उसकी प्रणाली तब चुप नहीं रहेगी, मुझे और मदद देगी। संजय खन्ना के दर्दनाक आनंद की यातना के विपरीत काव्या रेड्डी इस भावना का पूरा आनंद ले रही थी। संजय खन्ना की छवि वास्तव में वैसी देहाती नहीं थी जैसी वह कल्पना कर रहा था, बल्कि उसके पास युवक की ताजगी और धूप जैसी चमक थी। एक साधारण सफेद टी-शर्ट पर्याप्त थी। संजय खन्ना पहले से काफी लंबा था और काव्या रेड्डी की ऊंचाई उसके कंधे तक ही पहुंचती थी। दोनों वास्तव में थोड़े मेल खाते लग रहे थे। हालांकि संजय खन्ना के लिए कुछ सेकंड वर्षों जैसे लग रहे थे। वह लगातार अपनी कल्पना को रोकने की कोशिश कर रहा था और उस उबलते हार्मोन को, लेकिन आसपास से आ रही गर्माहट और सुगंध ये लगातार संजय खन्ना की नसों को चुनौती दे रही थी। क्या ब्रेकअप के बाद इतने लंबे समय से ब्रह्मचर्य रखने के कारण मैं इतना विकृत कैसे हो गया? संजय खन्ना ने खुद से कड़वी हंसी उड़ाई। मुझे लगता है कि सुप्रिया शर्मा के साथ होने पर इतना घबराहट और उत्साह नहीं हुआ था। शायद यही पत्नी की बुरुतोजी का मतलब है, क्योंकि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए और बेचैन महसूस करते हैं। संजय खन्ना ने मन ही मन अमिताभ बुद्ध का जाप किया, भीतरी राक्षसों पर विजय पाने की कोशिश, लेकिन स्पष्ट रूप से ये काम नहीं आया। काव्या रेड्डी ने स्वाभाविक रूप से संजय खन्ना के असामान्य व्यवहार को महसूस किया, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं, बल्कि और साहसी हो गई और थोड़ा और करीब हो गई। वह वास्तव में थोड़ी स्किन हंगर से पीड़ित है। मुझे लोगों के करीब होने का आनंद आता है, लेकिन दुर्भाग्य से इतने वर्षों में मौका नहीं मिला। मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए एक सुंदर वक्त दिखाते हुए काव्या रेड्डी ने संतुष्ट हल्की मुस्कान पहनी। जितना अधिक असहज संजय खन्ना महसूस कर रहा था, उतना ही वह खुश हो रही थी। हम सजा मिली तुम्हें जो कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। अब जान गए कि मैं कितनी अद्भुत हूं। इसके अलावा हम तो अलग होने वाले हैं। अब थोड़ा साहसी होने में क्या बुराई? काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना की बांह को कसकर पकड़ा, उसे अपनी छाती के करीब खींचा। संजय खन्ना को लगा जैसे वह पागल हो रहा है, लेकिन वह कुछ कह न सका, अन्यथा ये और असहज हो जाता। वह मकान मालकिन की चिढ़ को ऐसे ही सहन कर सकता था।
सौभाग्य से रोस्टेड पिग्स फीड की दुकान ठीक आगे थी। संजय खन्ना खुद को थोड़ा तेज चलने से रोक न सका। काव्या रेड्डी ने आगे की दुकान को देखा और शरारत नहीं की। वह पहले से ही परिणाम से काफी संतुष्ट थी। कम से कम आज रात की यादगार कहानी है। बॉस 3 रोस्टेड पिग्स ट्रॉटर्स प्लीज, 5 स्पाइस फ्लेवर मीडियम स्पाइसी, मुझे सभी हरी प्याज चाहिए। संजय खन्ना ने बॉस के सभी सवालों का एक सांस में जवाब दिया। बॉस बहुत उम्रदराज नहीं लग रहा था। उसे लगा संजय खन्ना थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ठीक से याद नहीं आया। मजाक हो रहा है, ये सामान प्रति सर्विंग 15 रुपए का है। संजय खन्ना संभवतः अक्सर पैसे खर्च करने यहाँ नहीं आता। मैं कभी भी अपनी क्रेविंग्स पूरी करने आता हूँ। उसने ईर्ष्या से काव्या रेड्डी को देखा जो संजय खन्ना के बगल में चिपकी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से एक अमीर औरत है। ठीक है, 3 सर्विंग्स कुल 40 से 5 रुपए, दुकानदार ने व्यस्त रहते हुए कहा। संजय खन्ना ने अपनी मकान मालकिन को देखा जो कुआ की तरह चिपकी हुई थी। काव्या रेड्डी ने मुंह फुलाया। उसने बुद्धिमानी से पहले से ही पकड़े फोन को चालू किया, फिर कोड स्कैन करके पेमेंट किया। ये दृश्य पास में कतार में खड़े ग्राहकों की कुछ और नजरें खींच ले गया। लड़की से बिल चुकाना आसान नहीं, सुंदर लड़की से बिल चुकाना और भी कौशल मांगता है, और वह एक शानदार परिपक्व सुंदरता लग रही है। हालांकि संजय खन्ना को देखकर वे तुरंत समझ गए, अगर मैं वैसा दिखता तो मैं भी कर सकता। जल्द ही संजय खन्ना और काव्या रेड्डी अगले छोटे पार्क में पहुंच गए। पार्क बड़ा नहीं है, कोची मेट्रोपोलिस में ऐसे पार्क हर जगह हैं। संजय खन्ना बैग लिए हुए था। मैंने विशेष रूप से पेड़ के नीचे एक अपेक्षाकृत एकांत और शांत जगह ढूंढी। दोनों फिर सीढ़ियों पर बैठने को तैयार हो गए। काव्या रेड्डी ने हल्के से भौहें से कुड़ी। संजय खन्ना ने देखा और हाथ से सीढ़ियां पोंछ दी। ये जगह आराम और ध्यान के लिए बनी है, ये गंदी नहीं है। ओह, काव्या रेड्डी ने सोचा और एहसास हुआ कि शायद वह थोड़ी नाटकीय हो रही थी। फिर संजय खन्ना के बगल में बैठ गई। उसकी टांगें स्वाभाविक रूप से क्रॉस की और उसने बॉडी स्कर्ट को थोड़ा नीचे खींचा। यहाँ, ये तुम्हारे हैं, मैं 2 खा लूंगा, हमने पहले ही तय कर लिया था। संजय खन्ना ने टेकआउट बॉक्स में से एक निकाला और काव्या रेड्डी को दे दिया। उन्होंने उसे एक ग्लव भी दिया। हम कोई तो तुमसे छीन नहीं लेगा। काव्या रेड्डी ने होंठ सिकोड़े, सोच रही थी कि क्या वह पागल हो गई है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं उसके साथ ऐसी जगह पर रोस्टेड पिग्स ट्रॉटर्स खाने आई हूँ। उसने अपनी लेडीली इमेज पूरी तरह खो दी है। यहाँ एक सॉफ्ट ड्रिंक, यह मेरी तरफ से है। संजय खन्ना ने विशेष रूप से 3 रुपए का बड़ा खर्चा करके 2 बोतल फ्रोजन सोडा खरीदी। ठीक है, तुम सबसे उदार हो। काव्या रेड्डी ने आंखें घुमाई। वह जानती थी कि सामने वाला युवक वास्तव में कंजूस नहीं था, वह सिर्फ किफायती आदतों का आदी था। हालांकि हाथ में रोस्टेड पिग्स ट्रॉटर अप्रत्याशित रूप से स्वादिष्ट था। उसने जोर से निगला, बस ये चीज थोड़ी मुश्किल है खाने में, ये बहुत लेडीली नहीं लगता। जल्द ही दोनों के मुंह तेल से चिपचिपा गए थे। काव्या रेड्डी ने अपना खाना खत्म भी नहीं किया था कि संजय खन्ना ने अपना खत्म कर लिया। क्यों न ये भी खा लो। संजय खन्ना ने उस रोस्टेड पिग्स ट्रॉटर को देखा जो उसने गड़बड़ कर दिया था और उस पर दांतों के निशान लग रहे थे। उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। कितना घिनौना, हम यह एक सुंदरता के लिए है और तुम शिकायत कर रहे हो। काव्या रेड्डी ने आंखें घुमाई। मैं और नहीं खा सकती, मुझे परवाह नहीं, तुम खत्म कर दो। तो मुझे दे दो, मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ। यहाँ टिश्यू है और वह पैक वेट वाइप्स का है। संजय खन्ना ने टिश्यू तक लाए थे। सोडा खरीदते समय 2 पैक वेट वाइप्स खरीदे थे, अन्यथा तेलिया होगा और साफ नहीं होगा। अरे छोटे भाई, तुम बहुत विचारशील हो। लगता है तुम्हारी पूर्व प्रेमिका ने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था। काव्या रेड्डी ने कुछ आश्चर्य से टिश्यू लिया। हे, संजय खन्ना ने ठंडी हंसी उड़ाई। बिना जवाब दिए वह सीधे कचरा कैन की ओर चला गया। चलो पार्क में टहलते हैं। संजय खन्ना लौटने के बाद काव्या रेड्डी ने एक और सुझाव दिया। काव्या रेड्डी ने स्वाभाविक रूप से उसकी बांह पकड़ ली। संजय खन्ना को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने कुछ कहने की जहमत नहीं की। कुछ चीजें या तो कभी होती हैं या अनगिनत बार। दोनों जंगल के रास्ते पर चुपचाप चले। मध्यम स्ट्रीट लाइट्स चालू बंद हो रही थी। माहौल थोड़ा असहज हो गया और दोनों और चुप हो गए। अरे क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं कि मैं अकेले क्यों रहती हूँ? काव्या रेड्डी ने अचानक कहा। संजय खन्ना अपने कदमों पर रुक गया। उसे वास्तव में इस सवाल के बारे में सोचना था, लेकिन पूछने की आलस थी। जैसा कि कहावत है, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। मेरे माता पिता का तालमेल नहीं है और वे वास्तव में जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी वैसे ही हैं ना? काव्या रेड्डी ने धीरे से कहा। वास्तव में उसने ये जानबूझकर किया, संजय को करीब लाने के लिए। उसने तो अपने प्यार करने वाले माता पिता को तोड़ने तक का काम किया। ये बेहद अपमानजनक है। माफ करना माँ पापा, कृपया अपनी बेटी की खुशी के लिए यह बलिदान करें। काव्या रेड्डी ने होंठ सिकोड़े। उसने कभी किसी पुरुष का पीछा नहीं किया था, इसलिए वह इस अजीब और हताश उपाय का सहारा ले रही थी। ये सुनकर संजय खन्ना भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या सुंदर मकान मालकिन का परिवार भी सामंजस्यपूर्ण नहीं है? ये संजय खन्ना को आश्चर्यजनक लगा क्योंकि वह इतनी हंसमुख, सुंदर और उदार लगती थी। हाँ, लेकिन यह अलग है। मेरी मां को प्रसव में कठिनाई हुई थी और तब हमारे छोटे काउंटी में मेडिकल सुविधाएं खराब थी। बात खत्म करने के बाद संजय खन्ना चुप हो गया। काव्या रेड्डी ने संजय खन्ना की बांह को कस लिया। मुझे खेद है, वह युवक को सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी क्या कहे। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी याद नहीं, संजय खन्ना ने बेफिक्र होकर कहा। वर्षों से वह सब कुछ सुनना हो चुका था। ओह, काव्या रेड्डी ने इस विषय पर बात बंद करने का फैसला किया। मेरी माँ, वह तो सारा दिन महजूम खेलती रहती है और पापा को मछली पकड़ना पसंद है और वे शायद ही घर आते हैं। जब काव्या रेड्डी अपने मूल परिवार के बारे में बात कर रही थी तो कोई विशेष भावनाएं नहीं लग रही थी। शायद रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं। संजय खन्ना को अचानक परिचितता का एहसास हुआ। ओह, तुम सब बड़े हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खुद का ख्याल रखो, संजय खन्ना ने बेकल्लुक कहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ी अजीब हूँ और खुद का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। काव्या रेड्डी ने अर्थपूर्ण तरीके से कहा। उसकी आड़ू फूल वाली आंखें संजय खन्ना को पानी भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे। संजय खन्ना की नजरें थोड़ी टालमटोल हो गईं। खैर, तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना सीखना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई, काव्या रेड्डी ने धीरे से जवाब दिया। उसने सिर्फ थोड़ा नीचा किया, लगता था थोड़ी निराश है, खोई हुई सोच में। दोनों अनजाने में पार्क से बाहर निकल आए और द्वार पर पहुंच गए। एक छोटी लड़की ने अचानक इस सड़क के किनारे फोटो खींची, फिर इसे ग्रुप में पोस्ट किया और विशेष रूप से प्रिया शर्मा को टैग किया। बहनों देखो क्या संयोग, इस हैंडसम लड़के से फिर मिली, लेकिन उसके बगल वाली लड़की भी बहुत सुंदर है। मुझे ये सेक्सी परिपक्व औरत बिल्कुल पसंद है। संजय खन्ना और काव्या रेड्डी को इसकी कोई खबर नहीं थी। अध्याय 15। अरे ये दिनों तुम कैसे हो? खूनी कमजोरी का इल्जाम और इसी पल प्रिया शर्मा कोची जनरल इंफर्मरी के भवन में है। आज निर्धारित चेकअप का दिन है, तो उसने विशेष रूप से 1 घंटे की छुट्टी ली ताकि जल्दी काम से निकल सके। हेमेटोलॉजी विभाग में मुख्य चिकित्सक ने प्रिया शर्मा को देखा। उसकी आवाज शांत और फॉर्म लाइक। तुम्हारा प्लेटलेट काउंट अभी बहुत कम है, अगर यह और गिरता रहा तो हड्डी के मज्जा प्रत्यारोपण पर विचार करना पड़ सकता है। लागत लगभग 5 लाख रुपए हो सकती है। तुम्हें अभी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो शायद सब कुछ खुद से चुकाना पड़े। प्रिया शर्मा के चेहरे पर कड़वे भाव देखकर ये युवा और सुंदर लड़की काफी आकर्षक लग रही थी। डॉक्टर को भी उन पर थोड़ी दया आई। उसने सांस ली, नहीं जानता क्यों, लेकिन कई बीमारियां युवाओं को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि डॉक्टर के रूप में उसे चीजें स्पष्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत घबराओ मत, खुद को डराओ मत। मैंने कई मरीज देखे हैं जो बाद में खुद अपना ब्लड काउंट बनाए रख सकते हैं, लेकिन उन्हें बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक ट्रांसफ्यूजन की लागत लगभग 2 से 3 हज़ार रुपए। यहाँ तक कि हड्डी के मज्जा प्रत्यारोपण के साथ भी बाद में मजबूत रिजेक्शन रिएक्शन और जोखिम हो सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि अच्छी नींद और खाने की आदतें बनाए रखो और रूढ़िवादी उपचार जारी रखो। इसके अलावा कई रिकवरी के मामले हैं। आखिरकार मानव शरीर की उपचार क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। मुख्य चिकित्सक का निदान उसके दिमाग में बार-बार गूंज रहा था जैसे राक्षस की फुसफुसाहट। 2 महीने पहले प्री एम्प्लॉयमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उसके ब्लड काउंट में असामान्यता पाई गई, तो फिजिकल करने वाले डॉक्टर की सलाह पर ब्लड टेस्ट दोहराया गया। फिर टेस्ट रिजल्ट्स और संदिग्ध होते गए, जब तक कि आखिरकार बोन मैरो बायोप्सी नहीं की गई। निदान था एप्लास्टिक अनीमिया या संक्षेप में एप्लास्टिक अनीमिया, अर्थात हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स अब काम नहीं कर रहे और सामान्य रूप से रक्त नहीं बना रहे, कृत्रिम हस्तक्षेप की जरूरत है। अगर यह काफी बिगड़ जाता है तो जानलेवा हो सकता है। कहा जाता है कि ल्यूकेमिया के शुरुआती चरणों में कई मामलों को एप्लास्टिक अनीमिया का निदान होता है। सौभाग्य से प्रिया शर्मा अभी हल्की स्थिति में है। असामान्य ब्लड काउंट और कमजोरी के अलावा वह सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है।
लेकिन वह भी एक सुंदर पोर्सिलेन गुड़िया बन गई। चोट नहीं लग सकती, भारी काम नहीं कर सकती और देर रात तक जाग नहीं सकती। एक बार रक्तस्राव शुरू हो जाए तो आसानी से गंभीर और रुकने वाला नहीं होता। इसलिए वह हमेशा बहुत सावधान रहती है। हालांकि हर महीने के वे कुछ दिन अभी भी उसके लिए बहुत कठिन होते हैं और वह भारी जोखिम उठाती है। चाहे शारीरिक यातना हो या वित्तीय दबाव, सब कुछ ने प्रिया शर्मा को थोड़ा सांस लेने में कठिनाई दी। उसकी दुनिया मूल रूप से जीवंत और रंगीन थी, लेकिन निदान के पल से ये निराशाजनक ग्रे में बदल गई। प्रिया शर्मा को नहीं पता था क्या करे। वह उसके बॉयफ्रेंड संजय खन्ना के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानती थी, जो उसे कोई भाग्य परिवर्तन नहीं लाएगा। यह शायद दोनों को बुरा महसूस कराएगा, तो उसने यह मौका लिया कि वह अभी ठीक लग रही है और उसके बॉयफ्रेंड को शक नहीं होगा। तो उसने दृढ़ता से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि दोनों का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा, तो उसने एक कारण निकाला जो संजय खन्ना कभी शक न करे। उसने खुद को एक भौतिकवादी औरत के रूप में पेश किया जो समाज में प्रवेश कर दुनिया की चकाचौंध से बदल गई। ऐसी स्थिति वास्तव में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद काफी सामान्य है, इसलिए संजय खन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया। उसकी योजना स्पष्ट रूप से सफल रही। हालांकि दोनों वास्तव में प्रेम में थे और 3-4 साल साथ रहे थे। रिश्ते इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं? तो ब्रेकअप के बाद भी उनके पास एक दूसरे की संपर्क जानकारी अभी भी है। दूसरे पक्ष की हर गतिविधि समझने की कोशिश। ये स्थिति बहुत लंबे समय तक चल सकती है, जब तक एक दिन उनमें से एक पार्टनर ढूंढ ले और खुशहाल जीवन शुरू कर दे। प्रिया शर्मा भी सामान्य रूप से काम नहीं कर पा रही थी। आखिरकार आज के समाज में हर किसी के लिए ओवरटाइम जरूरी है। इसके अलावा काम का दबाव बहुत अधिक है। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए ये संभव ही नहीं था। इसलिए सिर्फ सुविधा स्टोर में पार्ट टाइम काम कर रही है। वेतन कम है, सिर्फ 20 रुपये प्रति घंटा। वह दिन में लगभग 5 घंटे काम करती है। मासिक वेतन दवाओं के खर्च को मुश्किल से पूरा करता है। दवा के बारे में सोचकर प्रिया शर्मा ने हल्के से भौहें से कुड़ी। डॉक्टर ने कहा कि दवा में हार्मोन है जो बोन मैरो की गतिविधि को उत्तेजित करने के लिए है, इसलिए वह मोटी हो जाएगी। मैं भी एक मोटी लड़की बन जाऊंगी। प्रिया शर्मा ने खुद से कड़वी हंसी उड़ाई। वह हमेशा सुंदरता की प्रेमी रही है और बचपन से सुंदर रही है। अन्यथा संजय खन्ना उस पर पागल न होता। उसने एक बार कहा था कि वह खुद को मोटा कर लेगी ताकि कोई उसे न ले जाए। अब हमें उसके सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद गोरी और मोटी हो सकती हूँ। प्रिया शर्मा ने साथ में किए गए सुंदर वादों के बारे में सोचा। होंठों पर अनैच्छिक रूप से मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही उसने होंठ सिकोड़े जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने को तैयार। दवाओं का बैग लिए प्रिया शर्मा बस का इंतजार करने को तैयार हुई। बस से वापस जाना 1.5 रुपये का पड़ेगा, लेकिन मेट्रो से 2 रुपये। हालांकि बस से थोड़ा चलना पड़ता है। हालांकि प्रिया शर्मा ने फिर भी उन 50 पैसे बचाने का फैसला किया। अगर संभव हो वह इतना जीना चाहती थी कि संजय खन्ना की शादी देख सके। तभी उसका फोन बजा। प्रिया शर्मा ने फोन उठाया और स्क्रीन जल उठी। वॉलपेपर संजय खन्ना की फोटो है। देखा कि ग्रुप चैट में किसी ने उसे टैग किया। प्रिया शर्मा ने इसे खोला। ये सिर्फ एक पल चला। उसके पीले चेहरे पर जल्दी ही लाली आ गई। लगता है कुछ ने ट्रिगर किया। वह पूरी तरह अनजान थी कि उसके हाथ में दवाओं का बैग जमीन पर गिर गया। वह आत्मा खो चुकी लग रही थी। अरे लड़की, तुम ठीक हो? तुम्हारा कुछ गिर गया? पास से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला ने दयालुता से सलाह दी। लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाने आने के लिए इस बस स्टॉप पर उतरते चढ़ते हैं, इसलिए हर कोई काफी दोस्ताना है। प्रिया शर्मा सपने से जागी सी लगी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। वह झुककर दवाओं से भरे फूले हुए प्लास्टिक बैग को उठाया। उसके हाथ की उंगलियों के जोड़ फोन को इतनी कसकर पकड़े हुए जोर से सफेद हो गए। नीली नसें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह सब साहस खो चुकी लग रही थी। उसे गलती से वह फोटो नहीं हो सकती। वह उसका पूर्व प्रेमी संजय खन्ना था। उसके साथ बाह में बाह डाले वह लड़की कौन है? वह इतनी सुंदर है और मुझसे अधिक गरिमामयी, संयमित और आत्मविश्वासी लग रही है। क्यों उसने इतनी जल्दी किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया? प्रिया शर्मा सोच रही थी कि वह बहुत उदार है। उन्होंने पहले से तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब वह पल वास्तव में आया, उसे लगा जैसे चाकू उसके दिल में घुस गया और फिर जोर से हिलाया गया। क्यों इतनी जल्दी? क्यों? क्या तुम दोनों को एक दूसरे से लंबे समय से जानते हो? प्रिया शर्मा के पास संजय खन्ना से पूछने के लिए कई सवाल थे। उसका दिल वास्तव में दुख रहा था। यह बेहद दर्दनाक था। शारीरिक दर्द और उसका शरीर हल्का कांप रहा था। उसके होंठों पर थोड़ी निरोधक मुस्कान थी। उस पल वह पागल हो गई लग रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसे ये भी न पता चला कि वह इंतजार कर रही बस जा चुकी थी। वह बस वहां खड़ी रही, आत्मा खोई हुई। कुछ देर बाद एक ठंडी हवा बही। प्रिया शर्मा से हट गई, कुछ होश में आई। उस पल उसने कई चीजों के बारे में सोचा। शायद मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। आखिरकार ब्रेकअप की शुरुआत मैंने की थी, तो मुझे सवाल करने का क्या अधिकार? इसके अलावा लगता है उसने एक अच्छी लड़की ढूंढ ली है। हालांकि वह मुझसे थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन वह भी बहुत सुंदर है। प्रिया शर्मा ने कांपते हाथों से फोन स्क्रीन चालू की। मैंने फोटो सेव कर ली। हम क्या संयोग? ये कहां शूट की गई? प्रिया शर्मा ने ग्रुप चैट में महिला सहकर्मी से पूछा। उस परिचित पते को देखकर प्रिया शर्मा की आखिरी उम्मीद भी मिट गई। चैट विंडो अभी भी टॉप पर पिन है, विशेष रूप से संजय खन्ना के लिए। प्रिया शर्मा हिचकिचाई। उसे क्या कारण देना चाहिए कि कुछ कहूं? वह बहुत स्मार्ट है। अगर मैं दिखाऊं कि अभी भी उसे मिस कर रही हूं, तो वह जरूर मेरे पास आएगा। तब उसे पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूं। वह निश्चित रूप से मुझे छोड़ नहीं पाएगा। उस स्थिति में उसका जीवन मेरे कारण खराब हो जाएगा। हालांकि प्रिया शर्मा अभी बेहद आहत महसूस कर रही थी। वह वास्तव में रोना चाहती थी। मैं वास्तव में उसके साथ बात करना चाहती हूं। यहां तक कि एक शब्द या अभिवादन भी ठीक। मैं त्याग दी गई। मैंने उसे पूरी तरह खो दिया। प्रिया शर्मा ने धीरे-धीरे चैट विंडो में कुछ शब्द टाइप किए। क्या कर रहे हो? उसने सोचा, फिर डिलीट कर दिया। पूछना क्या कर रहे हो का मतलब मैं तुम्हें सोच रही हूं। उसने फिर टाइप किया, अरे कैसे हो? सब ठीक। वह वास्तव में कुछ और शब्द जोड़ना चाहती थी। क्या तुम्हें मेरी याद आई? हालांकि ये थोड़ा अनुपयुक्त है। 10 सेकंड से अधिक हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी सेंड बटन दबा दिया। सौभाग्य से कोई लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं आया। अध्याय 16 में गुप्त रूप से उसे आखिरी बार देखने गया, बस आखिरी बार। पुराने प्यार का संदेश। अचानक संजय खन्ना अभी भी काव्या रेड्डी के साथ घर लौट रहा था। अचानक उसका फोन एक विशिष्ट नोटिफिकेशन टोन के साथ बजा। इसने उसके दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। फिर दिल की धड़कन तेज हो गई। परिचित नोटिफिकेशन ध्वनि जो लंबे समय से नहीं बजी थी, उसके लिए विशेष रूप से सेट की गई थी। वह अचानक मैसेज क्यों कर रही है? वह इतनी घमंडी है, वे शायद पीछे नहीं मुड़ेगी। क्या कुछ हो गया? ये सोचकर संजय खन्ना थोड़ा चिंतित हो गया। मुझे भूल नहीं कि किस रिलेशनशिप गुरु ने कहा था, दो लोग जो वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे जीवन भर फिर कभी खुलकर न मिल सकें, क्योंकि अस्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी सुंदर यादें हैं। बेशक नफरत रखना भी संभव है, चाहे दूसरे के लिए या खुद के लिए। संक्षेप में, छोड़ नहीं पाते। किसने मैसेज किया? नहीं देखोगे? काव्या रेड्डी ने कुछ जिज्ञासा से संजय खन्ना को देखा। बस घंटी बजते ही काव्या रेड्डी ने महसूस किया कि संजय खन्ना की शारीरिक प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। निश्चित रूप से वह लड़की होगी। काव्या रेड्डी ने अनुमान लगाया। संजय खन्ना ने शांति बनाए रखने की कोशिश की और कहा, कौन परवाह करता है? शायद कोई स्पैम मैसेज है। वह भी थोड़ा उदास था। मैं इसे नहीं देखूंगा। वे मैसेज न देखेंगे या जवाब नहीं देंगे, तुम घबरा जाओगे। काव्या रेड्डी ने सिर्फ ओ कहा और नहीं पूछा। वह आगे चलती रही, संजय खन्ना की बांह पकड़े हुए। कुछ चीजें अनकही रहने दें। हालांकि संजय खन्ना का मन शांत रहा। इधर प्रिया शर्मा को अभी तक जवाब नहीं मिला। उसने होंठ काटे। मैं डायलॉग बॉक्स डिलीट करना चाहती हूं, लेकिन अलग नहीं हो पा रही। डायलॉग बॉक्स को देखकर उसे अजीब अन्याय का एहसास हुआ। तो तुमने नया किसी को ढूंढ लिया और अब मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम कुत्ते जैसे मर्द। प्रिया शर्मा ने मन ही मन संजय खन्ना को गालियां दी, लेकिन हर कुछ सेकंड में फोन चेक करने से खुद को रोक न सकी। जब तक बस स्टेशन पर फिर पहुंची, वह थोड़ी निराश होकर कार में सवार हो गई। अगर तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दोगे तो मैं कभी और नहीं भेजूंगी। प्रिया शर्मा ने खुद से सोचा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आखिरकार वह जानती थी कि उसके साथ अब कोई और लड़की है। अगर संजय खन्ना उसके मैसेज का जवाब न दे तो यह उसका रवैया दिखाएगा। वह बात नहीं करना चाहता। उसके पास अब उन्हें परेशान करने का कोई कारण नहीं। बस चुपचाप आशीर्वाद दो। उसने काव्या रेड्डी को दरवाजे तक पहुंचाया। संजय खन्ना पूरे रास्ते थोड़ा चुप रहा। काव्या रेड्डी ने देखा, दिल में थोड़ा दर्द और अजीब खट्टापन महसूस हुआ, लेकिन मदद न कर सकी। खुद को पछतावा न करने दो। संजय खन्ना ने सिर उठाया, आंखों में भ्रम भरा। जो करना चाहो करो, यह कोई बड़ी बात नहीं। काव्या रेड्डी ने फिर कहा। बोलते हुए वह पैरों के पंजों पर खड़ी होकर संजय खन्ना के बालों को बिखेरने लगी। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि लड़के का सिर ऐसे छूना नहीं चाहिए? बालों को सहलाते ही संजय खन्ना को बिजली के झटके जैसे झटका लगा। हम सिर सहलाने में क्या बुराई? तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें लाड़ा प्यार कर रही है। काव्या रेड्डी ने अपने गोल चिबुक को घमंड से ऊपर उठाया। कुछ गड़बड़ है, मैं जा रहा हूं। संजय खन्ना ने सांस छोड़ी और मुड़ गया। आज रात उसके लिए वास्तव में
में बहुत अजीब रात थी। मैं अपनी मकान मालकिन के इतने करीब हो गया, वे थोड़े अधिक अंतरंग हो गए। क्या ये प्रणाली का वास्तविक कार्य है? मेरे लिए मध्यस्थ बनना, क्यों न इसे सॉफ्ट ड्राई सिस्टम कह दें। संजय खन्ना थोड़ा चिढ़ गया। संजय खन्ना की आकृति को कॉरिडोर के कोने पर गायब होते देख काव्या रेड्डी के होंठ थोड़े मुड़े। तुम छोटे शैतान, आज रात निश्चित रूप से सो नहीं पाओगे। संजय खन्ना अपने कमरे में लौटने के बाद उसने टेबल पर फोन को घूरा, नजरें एक पल के लिए हटी नहीं। नहीं पता कितना समय बीता। संजय खन्ना बिस्तर पर लेट गया, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। धत्तेरी की यह टूटी प्रणाली क्यों पहले नहीं आई? उस तरह मेरे पास पैसे होते। कपल का रिश्ता अब दरारें और दाग लिए हुए है। भले ही संजय खन्ना अमीर हो गया, फिर भी उसे लगता था कि कांटा सीने में है, क्योंकि वह अब उसे नहीं चाहती। तो ये पहले से ही एक डेड एंड है, इसे सुलझाया नहीं जा सकता। ये संजय खन्ना के दर्द और आंतरिक उथल-पुथल की जड़ है। स्पष्ट रूप से उसे कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भले ही वह धनी परिवार में न घुसे और बहनों के समूह का लाडला न बने। प्रणाली का अनुमान है कि वह गरीब नहीं रहने देगी, लेकिन फिर भी क्या, समय गलत है, पीछे नहीं लौटा जा सकता। संजय खन्ना ने दर्द से चेहरा तकिए में दबा लिया। अचानक उसे तकिए में कुछ सख्त महसूस हुआ। एक पल बाद संजय खन्ना को कुछ याद आया। उसने तकिया पलटा और फिर तकिए के कवर में हाथ डाला और अंदर खोजा। फिर एक छोटा लाल ताबीज निकाला। ये प्रिया शर्मा ने होमफा मंदिर से प्राप्त किया था। उसने कहा कि यह तंत्रिकाओं को शांत करता है, नींद लाता है और शांति भी लाता है। संजय खन्ना तभी कॉलेज का सीनियर था और कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था, जिससे बहुत दबाव था। उसे नींद की समस्या हो रही थी। जब प्रिया शर्मा को पता चला तो उसने विशेष रूप से ये लकी नॉट मांगा और उसे दिया। संजय खन्ना ने उसकी बात मानी और लकी नॉट को तकिए में ठूंस दिया। अजीब बात, उसके बाद उसे कभी अनिद्रा या बुरे सपने नहीं आए। तो वह भूल गया। उस पल संजय खन्ना को कई चीजें याद आ गईं। पिछले सभी छोटे-छोटे पल। चटाक आवाज आई। संजय खन्ना ने अचानक खुद को थप्पड़ मारा। सब मेरी गलती है कि मैं इतना बेकार था। मैं उसका सबसे अच्छा रूप रख न सका। क्या वह गलत थी? नहीं, वह गलत नहीं थी। संजय खन्ना की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने तुरंत फोन उठाया, एक पल रुककर लॉक स्क्रीन पर फोटो देखा, तभी चैट इंटरफेस खोला। वह दिखा रहा था, प्रिया शर्मा, अरे कैसे हो? सब ठीक? उस अकेले मैसेज को देखकर संजय खन्ना को लगा जैसे आंखों में रेत आ गई। वह इसका क्या मतलब है? संजय खन्ना ने लंबे समय तक सोचा। उस मुस्कुराते चमकदार चेहरे की छवि आंखों के सामने आ गई। वह पैरों के पंजों पर खड़ी होकर धीरे से उसकी नाक चुटकी ले रही थी। तुम मूर्ख, तुम्हारी आंखों के नीचे फिर काले घेरे हैं। संजय खन्ना ने नाक साफ की। चैट बॉक्स में धीरे-धीरे एक लाइन टाइप की, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? सब ठीक। उसने तुरंत और निर्णायक रूप से सेंड बटन दबा दिया। फिर फोन को घूरता रहा। इधर प्रिया शर्मा अपने घर लौट आई। सौभाग्य से उसे किराए की जरूरत नहीं। यह उसकी दादी द्वारा मरने के बाद छोड़ा गया छोटा घर है। ये भी एक शहरी गांव है, लेकिन विलासितापूर्ण नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये वास्तव में छोटे पैमाने की संपत्ति अधिकार है और इन्हें बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्र छोटा है। भले ही बेचा जाए तो शायद कुछ लाख ही मिले। इसलिए प्रिया शर्मा को बेचने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अगर स्थिति वास्तव में बिगड़ जाती है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो शायद वह योजना बने, क्योंकि वह अभी भी संजय खन्ना को शादी करते देखना चाहती है। प्रिया शर्मा, जो नानी की विरासत नूक में किचन में बर्तन धो रही थी, अचानक फोन की घंटी सुनकर स्तब्ध रह गई। वह एक पल के लिए ठिठकी, फिर तुरंत एहसास हुआ। वह जल्दी से लिविंग रूम की ओर दौड़ी, घबराहट में इधर-उधर देखा, फिर जल्दी से फोन ढूंढा। उसने अपने थोड़े गीले हाथों को शरीर पर पोंछा। प्रिया शर्मा ने फिर फोन चालू किया। उसने जवाब दिया। उस पर प्रिया शर्मा को लगा जैसे एक व्यसनी को पुरस्कार मिल गया। धूम्रपान छुड़ाने के बाद पहला सिगरेट। एक पल में अकथनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। हालांकि ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन जब तक वह अभी भी उसके साथ बात करने को तैयार है, ये ठीक है। हालांकि प्रिया शर्मा जल्दी ही फिर चुप हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था क्या कहे। पहले वे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे, सबसे छोटी-छोटी बातें शेयर कर सकते थे। क्या सड़क किनारे एक आवारा बिल्ली देखी, आकाश में एक सुंदर आकार का बादल है, लेकिन अब वे क्या बात कर सकते हैं? प्रिया शर्मा ने नाक साफ की, खुद को दर्द दबाने की कोशिश की, फिर याद आया कि उसके साथ शायद कोई और लड़की हो। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। प्रिया शर्मा ने चुपचाप मैसेज भेजा, फोन को टेबल पर रखा और किचन वापस लौट गई बर्तन धोने। फिर किचन से एक कटोरे के गिरने और टूटने की आवाज आई। तुरंत उसके बाद दबी हुई सिसकी। संजय खन्ना ने जवाब देखा और चुप हो गया। उसे अब नहीं पता था क्या कहे, लगता था कुछ भी कहना गलत होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। संजय खन्ना सुबह 3-4 बजे के आसपास कुछ छुपाया। आज आखिरी दिन है, कल मैं अमीर युवक बन जाऊंगा, लेकिन उसके पास आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। वह उसे आखिरी बार देखना चाहता था। बस एक नजर पर्याप्त है, ये जानने के लिए कि वह ठीक है। शायद हम फिर कभी मिलने का मौका न पाएं। संजय खन्ना को नहीं पता था कि प्रणाली की सहायता से उसका जीवन कैसे बदल जाएगा। तो आज का फायदा उठाओ और गुप्त रूप से